एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज आपके लिए मैं लेके आई हूँ एक सीरीज जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ छोटे छोटे कंसेप्ट जो बहुत बार पूछे जाते हैं, सो दैट हमारा जो एग्जामिनेशन अभी आ रहा है, कुछ ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, लास्ट का 1 मंथ है, तो इस टाइम पीरियड पे हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें, डिटेल में क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ सकें कैसा क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसको सॉल्व करना है। तो ये सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट की है जिसमें हम कम समय में अच्छे से तैयारी करेंगे और आपके लिए मैराथन सेशंस तो चल ही रहे हैं जिसमें हम एक ही क्लास में लगभग 2 से 3 घंटे का सेशन रहता है कम से कम, जिसमें हम पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उनको कवर करते हैं। तो ये सीरीज में आपके लिए कुछ खास है जो मैं लेके आई हूँ और ये आज आपके लिए सेशन है जो होने वाला है। तो आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आपको जो सारी क्लासेस की पीडीएफ है वो कहाँ मिलती है, JRF अड्डा एप्लीकेशन से मिलती है। तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक सारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। फ्री क्विजेस और आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, क्लासेस का एक्सेस मिलता है एप्लीकेशन के थ्रू। एंड साथ ही साथ अगर आप दिसंबर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं हमें कर सकते हैं। रिवीजन बैचेस भी चल रहे हैं, तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको सारे के सारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 एंड पेपर 2 के कवर करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज आपके लिए है। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक भी नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी रियल तैयारी जो है वो होने वाली है। रियल टेस्ट आपका मॉक टेस्ट से ही होगा कि आप कितना अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं जो आपने सारी चीजें पढ़ी है। और ये हमारा टाइम टेबल है, ठीक है। JRF अड्डा चैनल पे आपके लिए टाइम टेबल है। मेरी जो क्लासेस होती है कॉमर्स की इस चैनल पे होती है, पेपर 1 की भी, एंड पेपर 1 में आपको JRF अड्डा मेन चैनल पे भी करवाती हूँ। तो आप लोग मुझे सुबह 9:15 बजे पेपर 1 के लिए एंड शाम को 5 बजे पेपर 2 के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स आपकी हैवी डिमांड थी कि मैम लास्ट में क्रैश कोर्स ले आओ, तो क्रैश कोर्स आपके लिए आ चुका है। कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, लाइव क्रैश कोर्स। और अगर आप पेपर 2 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैप्सूल कोर्स है जिसमें आपको पूरी की पूरी रिवीजन मिल जाएगी थ्योरी की। तो थ्योरी अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप कैप्सूल कोर्स ले सकते हैं। 999 रुपीज का है ये। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इग्निशन बैच आपके लिए है। इग्निशन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स के लिए। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में हमारे पास है 4 तरीके के प्रोस्पेक्टस। पहला कौन सा है? पहला है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। कुछ जानते हो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या चीज होती है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जो फुल डिटेल्स इंक्लूड नहीं करता। फुल डिटेल्स नहीं होती है, ठीक है, नोट्स फॉर्म में लिखवा रही हूं। उसके साथ साथ यहां पे क्या चीज होती है? यहां पे आप कितनी सिक्योरिटीज दे रहे हो, क्या प्राइस है, प्राइस, क्वांटिटी, ये चीज मेंशन होती है। होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि फुल डिटेल्स ही नहीं दे रहा मैम। ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है ये किस काम आता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ना बेसिकली आपको बताएगा टाइप ऑफ सिक्योरिटी। टाइप ऑफ सिक्योरिटी कौन सी इशू हो रही है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि प्राइस रेंज कितनी है। एग्जैक्ट प्राइस नहीं, प्राइस रेंज आपको पता लग जाती है। जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले एक नाम लिया था बुक बिल्डिंग प्रोसेस का। ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या होती है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हम ना अभी सिक्योरिटीज इशू तो कर रहे हैं, बट हमने ना प्राइस असर्टेन नहीं किया। प्राइस असर्टेन का मतलब, प्राइस असर्टेन से क्या समझते हो? फिक्स नहीं किया, ठीक है, प्राइस फिक्स नहीं किया है। प्राइस पता करने की ही एक प्रोसेस होती है बुक बिल्डिंग, जहां पे हम रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि कम से कम इतना प्राइस होगा और उससे ज्यादा से ज्यादा इतना प्राइस हो सकता है। एक रेंज पता कर ली, मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बीच में बिड्स मंगवाई जाती हैं लोगों से, और जहां पे जिस प्राइस पे सबसे ज्यादा बिड्स आती हैं, और यहां हम बोल सकते हैं जितने सिक्योरिटीज हम इशू कर रहे हैं, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, वो हमारी पूरी सब्सक्राइब हो जाती है। उस प्राइस को हम प्राइस मान लेते हैं, ठीक है, वो प्राइस हम तय कर लेते हैं। और अगर उससे भी ज्यादा प्राइस हम चार्ज करेंगे और वहां पे हमारी सिक्योरिटीज नहीं ऑफर हो रही है, लोग नहीं परचेज कर रहे, तो उसको हम नहीं लेते हैं। तो ये एक तरीका होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारा जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है,
पूरी डिटेल्स तो ये नहीं लेता, अबाउट प्राइस और क्वांटिटी हमें नहीं पता लगती, बट हमें कुछ चीजें हमें यहाँ पे पता लग जाती हैं, ठीक है। तो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए क्यों जरूरी होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस? ये अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आईपीओ, उससे पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो पता लग जाती है, ठीक है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है कि भाई इतना तो मिनिमम प्राइस ये लोग चार्ज करेंगे ही करेंगे। अगर आप उतने प्राइस पे लेने के लिए तैयार हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं तैयार हो तो छोड़ दो। ये काम हो जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। क्लियर? किसी को कोई डाउट? इससे आपको और क्या क्या चीजें पता लग जाती हैं? इससे आपको पता लग जाता है जो कंपनी हमारी इश्यू करने जा रही है सिक्योरिटीज को, जो आईपीओ लाने जा रही है, उसकी एक्चुअल में पोजीशन क्या है, वो भी आप यहां से पहचान सकते हो। ये होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस नहीं है, बट थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे हमारे पास है। फिर इसके बाद आता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? अब आपने एक टाइप की सिक्योरिटीज बार बार इशू करनी है, तो हर बार पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज अगर आपको इशू करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस टाइम पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज होती है आपके पास शेल्फ प्रोस्पेक्टस में। क्लियर? शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है? ठीक है। अब इसके बाद तीसरा आता है हमारे पास एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस क्या है? यहां पे ना इसको हम समरी प्रोस्पेक्टस भी बोल सकते हैं। यहां पे पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस जो है ना, अब कुछ लोग होते हैं वो नहीं पढ़ने में इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए क्या काम करता है एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस? जैसे होते हैं ना कि एक चीज यहाँ पे एक रास्ता है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, ऐसे ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस एक समरी प्रोस्पेक्टस है, जो प्रोस्पेक्टस की मेन हाइलाइट्स है ना वो यहाँ पे लिख दी जाती है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, एक एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की तरह काम करता है। तो ये एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस किसको हेल्प करता है? ये अंडरराइटर्स को हेल्प कर देता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है। इन्वेस्टर्स को तो सारे प्रोस्पेक्टस हेल्प करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं ना, उनको भी हेल्प करता है, जो मार्केट को रेगुलेट करते हैं। अलग अलग मार्केट में हम देखते हैं ना, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है तो एएमएफआई उनके लिए है, स्टॉक मार्केट के लिए हमारे पास सेबी होता है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के लिए। ऐसे ही हमारे पास बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई होता है। तो जो मार्केट रेगुलेटर्स है, ठीक है, कैपिटल मार्केट में, वो उनके लिए यहाँ पे ये चीज हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। और फिर इसके बाद फोर्थ आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाना ये चीज एक प्रोस्पेक्टस है। जब भी आप इशू करते हो तो आपको सेबी के रूल्स जो हैं उनको कंप्लाई करना पड़ता है, सेबी कंप्लायंट बनना पड़ता है, जो सेबी ने बोला वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, कभी कभी डीम्ड प्रोस्पेक्टस में हमारे पास यहाँ पे हम रिलीज करते हैं कि जब एक इंटरमीडियरी है ना, ठीक है, वो इशूइंग कंपनी के बिहाफ पे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करेगा, तो वो हम मान लेंगे कि वो भी क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, ठीक है। और कभी कभी जब आप सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है, और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ध्यान देना, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आप इश्यू कर देते हो, वो भी आपका डीम्ड प्रोस्पेक्टस की तरह काम करता है। अब डीम्ड प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से कंपनी को क्या फायदा हो जाता है कि आपने प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करा, बट एक डिटेल क्या दिया था, इंफॉर्मेशन दी थी, एक डिटेल नोटिस दिया था, उसमें लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप मान के चलते हो, ये लोगों के लिए भी जरूरी, इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो इसमें इन्वेस्ट इसीलिए करेंगे कि उनको पता था कि कंपनी जो है वो इस तरीके का इश्यू है वो लेके आ रही है, और ये जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस हमने बनाया ना, जो डिटेल डॉक्यूमेंट था उसमें वो सारी चीजें मेंशन्ड थी। तो ये 4 टाइप के प्रोस्पेक्टस हैं जो हमारे लिए काम में आते हैं, ठीक है। अगर आप कुछ रेगुलेशंस को अवॉइड करना चाहते हैं, सेबी कंप्लायंट नहीं बन रहे हैं, तो भी आप डीम्ड प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल करते हैं। और जो
डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। एंड अगर आप कोई डिटेल डॉक्यूमेंट दे रहे हो, पब्लिक को बता रहे हो, तो वो भी हमारा डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज होती है, जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनके द्वारा जो वो हमें बताते हैं अबाउट कंपनी, और फिर उनके बिहाफ पे उनसे सुन के हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो भी जो डॉक्यूमेंट देंगे वो भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही माना जाता है। तो ये 4 तरीके के प्रोस्पेक्टस होते हैं, एक एक खूबी है इनमें सब में, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फुल डिटेल नहीं लेता है, ये पार्शियली जो आप इन्वेस्ट करने से पहले इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। शेल्फ प्रोस्पेक्टस है, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी आपको इशू करनी है, तो एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर दो, बार बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, जैसे प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें होती है ना, वही सेम शेल्फ प्रोस्पेक्टस में भी रहती है। ठीक है। फिर एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस, ये समरी प्रोस्पेक्टस होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता है एक डिटेल डॉक्यूमेंट जो लोगों को इशू किया जाता है, और वहां से ये सेम जैसे प्रोस्पेक्टस का काम होगा, सेम वही डीम्ड प्रोस्पेक्टस का भी काम होगा, बट ये प्रोस्पेक्टस नहीं होगा, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे रहती है।